आ जाइए बच्चों, चैप्टर का नाम बताओ क्या लिखा है। चलो आ जाओ यार। क्या लिखा है? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज लिखा है। ठीक। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का अगर हम कंसेप्ट समझे तो होता है क्या है, मैं कंपनी अपने सारे के सारे शेयर्स जो मार्केट में ऑलरेडी इशू कर चुकी हूँ उसे वापस से ले रही हूँ। जब पैसे की जरूरत थी, जब पैसे की जरूरत थी तो मैंने क्या किया, शेयर इशू किया। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया, बदले में आपने मुझे क्या दिया बच्चों, क्या दिया, पैसा दिया। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि भाई तुम इसके ओनर होते हो, इतने इतने पोर्शन के, और बदले में मुझे मिलता है पैसा। लेकिन आज मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, आज मेरे पास क्या बच्चा, अच्छा खासा पैसा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी सिक्योरिटी, सॉरी तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दे रही हूँ और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले रही हूँ। ठीक है, तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में होता क्या है, शेयरहोल्डर से जब हम अपना पैसा वापस से बाय करते हैं, बाय करना मतलब क्या होता है, खरीदना। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ बाय कर रही हूँ, मैं बाय बैक वापस ले रही हूँ, तो इसीलिए ये पूरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो बाय बैक सिक्योरिटी पे बेस पढ़ेंगे। क्यों करती होगी कंपनी, एक रीजन तो मैंने बता दिया, क्या रीजन है, पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है। अब जो ये पैसा ज्यादा पड़ा है तो कंपनी के बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं कि भैया कोई एक नया प्रोजेक्ट करे, कोई नया विंग चालू करे, चलो हम ब्रांच खोलते हैं, चलो हम आउटसाइड इंडिया अपना कुछ एक्सपेंड करते हैं अपना बिजनेस, ये सब होता है। ठीक है, तो अपने एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं कि वो अपने पैसे को यूटिलाइज करे। लेकिन अगर उनके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है, उन्हें लग रहा है कि भैया बस पैसा पड़ा पड़ा रखा हुआ है, और उल्टा अगर पैसा है तो भैया डिविडेंड के फॉर्म में इन सबको क्या देना पड़ेगा, एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है, अपने शेयर्स वापस ले लो। जब हमारी कंपनी वीक थी, जब हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तब हमने पैसे ले लिया और उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। अब हम कह रहे हैं हमारे पास पैसा रखा है तो चलिए हम अपनी ओनरशिप को क्या करें, थोड़ा सा कम करें। मैं हूं कंपनी का प्रमोटर, मैं हूं कंपनी का प्रमोटर। अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूं और अगर मैं बाकी सारी जनता से शेयर्स वापस ले लेती हूं, तो बच्चा मुझे बताओ मेरा प्रमोटर का शेयर बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा ना। मान लो मेरे पास 20% है, मान लो मेरे पास शेयर्स कितने हैं, 20%, और जनता के पास बाकी 80% है। मैं 80% में से लोगों से शेयर्स वापस लेती हूँ, लोगों से शेयर्स वापस लेती हूँ। अरे देखो होता क्या है, ऐसे नहीं होता कि जबरदस्ती आके मैं छीनने लगी, मैंने तुम्हें दिया तो फिर लेना ही पड़ेगा, नहीं, ऑप्शन होता है। वेरी गुड, क्या होता है बच्चा, ऑप्शन। मैं तुम्हें लालच दूंगी कि देखो मार्केट में ना मेरे जो शेयर्स की वैल्यू है ना वो 500 है, मैं तुम्हें 600, मैं तुम्हें 700 ऑफर कर रही हूँ मैं। ठीक है, इस 700 रुपए में मैं आपका शेयर्स खरीदूंगी, अगर आपको लगेगा, आपको ये ऑप्शन अच्छा लगेगा तो आप मुझे वापस भेज दोगे। ठीक है, तो अब पहला रीजन मैंने क्या बताया, पैसा पड़े पड़े रखा हुआ है, कुछ और हमारे प्लान्स नहीं है, तो इससे अच्छा हम बायबैक कर ले। एक और रीजन मैंने क्या बताया, प्रमोटर क्या करना चाहता है, अपनी ओनरशिप बढ़ाना चाहता है, अपने वोटिंग राइट्स बढ़ाना चाहता है। तो बायबैक करने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आज सबसे पहला रीजन क्या दिख रहा है बच्चा, रिटर्न दी सरप्लस कैश टू दी शेयर होल्डर। रखा हुआ है, सरप्लस है, कैश कैश बहुत सारा है, तो हम बायबैक करने का ऑप्शन हो सकते हैं। और क्यों कर रहे हैं, इंक्रीज दी करंट मार्केट प्राइस ऑफ दी कंपनी। हमारी कंपनी की जो मार्केट प्राइस है उसे हम बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, हमें दिखेगा ना, अगर मैं किसी का बायबैक करूँ मतलब पैसा रखा हुआ है, पैसा रखा तो मार्केट में हवा जाएगी, क्या हवा जाएगी कि भैया हाँ कंपनी के पास बहुत पैसा है तो मार्केट की प्राइस बढ़ रही है। डिस्करेज करना चाहते हैं क्या, अनवेलकम टेक ओवर बिड। तो ये टेक ओवर क्या होता है बच्चा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, खरीद रही है। ठीक है, मैं रिलायंस कंपनी को खरीदने का सोचू तो स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे शेयर्स खरीदूंगी। किससे खरीदूंगी, जनता से खरीदूंगी, प्रमोटर थोड़ा ना बेचेगा। अंबानी अपना शेयर बेचेगा क्या स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल नहीं, ये बेचने वाले कौन है, जनता। अंबानी को डर है, अंबानी को डर है कि भैया कल को किसी को भी मेरी कंपनी को अगर टेक ओवर करना होगा ना तो वो क्या करेगा, इस मासूम जनता, इस भोली भाली जनता को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मैं महंगे पैसे में खरीद तो सकती हूँ स्टॉक मार्केट में, बस मैं कहूंगी कि हाँ मैं इतने शेयर में खरीद लूँ, इतने रुपीस में मैं खरीद लूंगी। तो एक तरीके से अनवेलकम जो टेक ओवर बिड्स, बिड्स मतलब होता है इन्विटेशन, तो अनवेलकम टेक ओवर जो इन्विटेशन आ रहा है उसे रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, बायबैक जैसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ये बायबैक क्यों किया जाता है। पहला रीजन क्या है, कैश पड़ा हुआ है, अपनी ओनरशिप ही लोगों से ले लो ताकि हमें कल को डिविडेंड देना ना पड़े। दूसरा क्या बताया मैंने, मार्केट में क्या है, प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने, टेक ओवर से बचना चाहते हैं, इसीलिए भी करते हैं। और क्या लिखा है, प्रमोटर शेयर होल्डर क्या करना चाहता है, अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहते हैं क्या, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 1000 शेयर होल्डर थे, ठीक है, चलो 2000 थे, कितने शेयर होल्डर थे,
2000 शेयर होल्डर थे। अगर मैंने शेयर होल्डिंग कम कर दी, मैंने ऑप्शन दिया, मैंने सबको ऑप्शन दिया, कुछ लोगों ने ऑप्ट किया, किस लोगों ने ऑप्ट नहीं किया। मान लो 500 लोगों ने ऑप्ट किया, कितने लोगों ने ऑप्ट कर लिया, तो अब रिमेनिंग कितने शेयर होल्डर बचे? 500। तो बच्चा मुझे बताओ, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी? अब जब डिविडेंड बटेगा, कम लोगों पे बटेगा, तो भैया ज्यादा मिलेगा ना। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए भी कंपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। हम पढ़ रहे बायबैक कब कब किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड एडिशनल, एडिशनल क्या? एग्जिट रूट टू दी शेयर होल्डर्स। अब ये एग्जिट रूट मिल रहा है, ये एग्जिट रूट मतलब क्या है? बाहर का रास्ता मिल रहा है। कोई शेयर होल्डर है, कह रहा है कि भैया इस कंपनी के शेयर्स मुझे बेचने हैं, लेकिन मार्केट में शायद उतनी वैल्यू नहीं है, और कंपनी जब लेकर आएगी अपना एक ऑफर रखेगी तो एक अच्छा प्राइस कोट करती है, ठीक है। तो अगर किसी को बेचकर निकलना है तो हाँ, कंपनी को बेचो, क्योंकि मार्केट के कंपैरिजन कंपनी अच्छा रेट देगी। मार्केट में अगर 500 चल रहा है तो मैं 600-700 रेट कोट करूंगी, क्यों? क्योंकि मार्केट में 500 ही है, तो वो मार्केट में बेचे ना, मुझे क्यों बेचेगा? तो कंपनी जब भी ये कोट करती है तो एक अच्छा रेट, तो ये एक तरीके से शेयर होल्डर के लिए एग्जिट रूट का भी काम करता है। तो ये रीजंस हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको मैं ये बताऊं कि जब भी हम बायबैक करते हैं, कौन सी कंपनी बायबैक करिए, एक लिस्टेड कंपनी भी कर सकती है और एक अनलिस्टेड कंपनी भी कर सकती है। अगर एक प्राइवेट कंपनी ने, एक अनलिस्टेड कंपनी ने सोचा है कि वो बायबैक करेगी, तो उसे क्या फॉलो करना है? ओनली कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के साथ उसके रूल्स। तो मतलब कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट बोलता है कैसे कैसे बायबैक करना है और उसके रूल्स बताएंगे, पूरी प्रोसेस। लेकिन अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और सेबी के बायबैक के रेगुलेशंस भी। अब आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मेनली मेजरली आपको क्या बताएगा? सेबी के रेगुलेशंस। थोड़ा थोड़ा बीच में कंपनी लॉ भी बताएगा, लेकिन ज्यादातर वो आपको क्या बताएगा? सेबी के रेगुलेशंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक में। चलिए, तो आपका सब्जेक्ट, सॉरी, आपका चैप्टर नेम क्या है? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे? तो क्या क्या पढ़ेंगे? सेबी के रेगुलेशंस, ठीक है, और क्या? कंपनीज एक्ट भी आएगा साथ में, कंपनी के शेयर कैपिटल के रूल्स, मतलब कि कंपनीज एक्ट और कंपनीज एक्ट के रूल्स, और सेबी के बायबैक के रूल्स। साथ में बोला भैया सेबी के ना बीच बीच में टेक ओवर वाली बात भी करेंगे, क्यों? क्योंकि बायबैक हम क्यों करते हैं? टेक ओवर से बच सके हम, ठीक है। सेबी के लिस्टिंग रूल्स भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। आ जाइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मीनिंग, बायबैक का मीनिंग समझ चुके हैं। बायबैक मतलब क्या है? एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर बाय अ कंपनी। अब ये पूरी जनरल बातें इन्होंने रखी है। इन्होंने यहाँ पे बताया है कंपनी जब भी कैश देती है शेयर होल्डर को तो दो तरीके से कैश देती है। कैश पहले तो डिविडेंड में मिलेगा आपको, दूसरा क्या बच्चा? बायबैक में भी तो कैश मिल रहा है। बायबैक में क्या हो रहा है? हम आपसे शेयर्स वापस ले रहे हो, बदले में तुम्हारा कैश तुम्हें रिटर्न कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो दो रास्ते हैं, अगर कंपनी कैश देना चाहती है तो रिटर्न कैश करने के दो तरीके, पहला डिविडेंड और दूसरा क्या है? ये बहुत जनरल बातें करी है, ठीक है। सीधे से आ जाओ, यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे उन्होंने बताया, कुछ ऑब्जेक्टिव बता चुकी हूँ, आ जाओ अब डिटेल में पढ़े। सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी है? प्रमोटर क्या करना चाहता है? अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करना चाहता है। दूसरा क्या लिखा है? इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या? अर्निंग पर शेयर। दोनों बातें समझ में आ रही है? तीसरा क्या लिखा है? एनहेंस करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू कैसे होगी? जो आसानी से खरीद बेच रहा है, खुद सोचो ना, ये तो भैया टेक ओवर में लॉन्ग टर्म में तो रहेगा नहीं। हम उन्हीं को रखना चाहते हैं जो थोड़े बहुत प्राइस के रेट से इंक्रीज होने से जिसको इफेक्ट पड़ता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता रहता है बताओ? एक है इन्वेस्टर और एक है ट्रेडर। ट्रेडर को दिखेगा भैया 500 रुपए की वैल्यू 700 हो गई, तुरंत बेचो और निकलो। इन्वेस्टर क्या बोलता है? भैया मैं तो लॉन्ग टर्म रहूंगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बायबैक। बायबैक बोल रहा है भाई हम एक तरीके से बस अपने साथ किन लोगों को जोड़े रखना चाहते हैं? जो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ रहेंगे। ट्रेडर तो तुरंत बेच के कंपनी को निकल जाएगा, और लॉन्ग टर्म में वैल्यू ज्यादा होगी, और ये इसमें टेक ओवर के होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि किसी और को बेचेगा थोड़ी ना, ये तो कंपनी के साथ रहेगा हमेशा, ठीक है। एनहेंस करना चाहते हैं क्या? कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन दी कंपनी। कंसोलिडेशन मतलब एक साथ इकट्ठा। मैं कह रही हूँ प्रमोटर के पास पूरी शेयर होल्डिंग रखी है, ठीक है। पूरी तो 100% रख भी नहीं सकते, क्योंकि 25% तो जनता को देना पड़ेगा, लेकिन बाकी तो रख सकते हैं। ये कह रहे कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा एक साथ मर्ज रहेगा, जनता में ऐसा फैला हुआ नहीं रहेगा, स्प्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि फैले होने में थोड़े चांसेस हैं कि कुछ भी हो सकता है। और सबसे मेन रीजन क्या होगा बच्चा? टेक ओवर होगा। एक अच्छी कंपनी में हर किसी बड़े इंसान की नजर होती है। अगर मैं कह रही हूँ टाटा है, रिलायंस है, तो हाँ नजर है, हर कोई चाहेगा कि भैया अच्छी कंपनीज को हम टेक ओवर कर ले। तो टेक ओवर से बचने के भी रास्ते हैं, ठीक है। प्रिवेंट, ये वही लिखा है, अनवेलकम टेक ओवर बिड। नेक्स्ट,
रिटर्न करो सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर, ये सब तो हमने पढ़ लिया था। अचीव कर रहे क्या, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को हम मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर लेकर आ रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं शेयर प्राइस को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, क्या लिखा है, स्लगिश मतलब क्या होता है, स्लो मार्केट, नीचे रहना, डाउन रहना मार्केट, ठीक है, स्लगिश मार्केट कंडीशन। मान लो मार्केट में हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होते, मार्केट हमारा थोड़ा सा डाउन है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बायबैक करेंगे। जैसे हम बायबैक करेंगे 500 रुपए के शेयर को हमने कहा कि भैया हम 1200 में बेच रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा अप आ जाएगा, वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी कि हाँ यार कंपनी 500 रुपए को अगर 1200 दे रही तो मतलब इस कंपनी का शेयर कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मार्केट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्राइस अच्छा हो जाएगा। सर्विस क्या लिखा है, इक्विटी मोर इफिशिएंट, हमने क्या किया, श्रिंक कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, अब हम क्या दे पाएंगे, इनको थोड़ी अच्छी सर्विस दे पाएंगे। अगर चीजें एक साथ इकट्ठा है, कम लोग हैं, तो हम उनको ज्यादा बेटर सर्विसेज दे पाएंगे इक्विटी होल्डर को। नेक्स्ट फाइनली एडिशनल एग्जिट रूट मिल रहा है, कब मिलता है ये, जब हमें क्या लगता है कि हमारे शेयर के जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर वैल्यू है, या फिर क्या है, थिनली ट्रेडेड, मतलब स्टॉक मार्केट में उतनी ज्यादा इसकी ट्रेडिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई शेयर्स रखे हैं किसी कंपनी के, ठीक है, अब मुझे बेचना है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, तो अंडर वैल्यू है, वो रेट ही कम है, या फिर क्या दिक्कत है उसके साथ, कोई खरीदना ही पसंद नहीं कर रहा, तो ऐसे में कंपनी अगर बायबैक लेके आती है तो उस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, एग्जिट रूट मिलता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चले, अब यहाँ पे दो प्रोविजन होते हैं वापस, जब भी हम बायबैक करते हैं तो दो चीजें आपको फॉलो करना है, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना और सेबी के रेगुलेशन भी, अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो तो ओनली आपको क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट, तो इन्होंने थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट भी दिया है। आ जाइए, सेक्शन कौन कौन सा है, 68, 69, 70 किसका, कंपनीज एक्ट का, और साथ में रूल नंबर 70 आपको ये फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी हो। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी तो आ जाओ, सेबी के भी साथ में फॉलो करने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि आइए सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट पढ़े, कंपनीज एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़े, आज ये स्टार्ट करें। अ कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर, अब हम कर रहे हैं यहाँ से स्पेसिफिक कंसेप्ट पढ़ रहे प्रोविजन वाइज, ठीक। आईटेक्स कंपनी बायबैक करना चाहती है, अगर आईटेक्स कंपनी बायबैक करना चाहती है तो भैया पैसा कहाँ से आएगा, हम कह रहे पैसा पड़ा हुआ है, ये कहा ना पैसा पड़ा हुआ है, अगर पैसा पड़ा हुआ है तो भैया कहाँ पड़ा है, फ्री रिजर्व में रखे हुए पैसे को हम यूज करेंगे। बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे कि हम आपसे अपना सर्टिफिकेट वापस ले रहे हो, बदले में पैसे दे रहे, ये पैसे किस किस अकाउंट से निकालेंगे, तो सबसे पहला सोर्स क्या है, फ्री रिजर्व, दूसरा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा पैसा, तीसरा क्या है, प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स, और क्या लिखा है, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। व्हाट डू मीन बाय प्रोसीड बच्चों, पैसे जो आ रहे हैं, वेरी गुड। आज मुझे तुम्हारा बायबैक करना है, आज मुझे क्या करना है बच्चों, बायबैक करना है। अब बायबैक करने के लिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास तीन सोर्स है, या तो फ्री रिजर्व में रखा पैसा यूज करूं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, या फिर दूसरे जो शेयर इश्यू करें उससे जो मिला पैसा है वो। अब कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको, सेम काइंड ऑफ शेयर्स, कुछ अजीब नहीं लग रहा, एक तरफ मैं लोगों से शेयर्स लेती हूँ, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा देती हूँ, और फिर तो मैं रिटर्न करती हूँ, तो बच्चा चेंज थोड़ी ना, मैं कुछ बैलेंस शीट में वापस वापस वापस। चलिए समझते हैं, इक्विटी 1 करोड़ की मैंने इशू करी, इक्विटी 1 करोड़ की मैंने इशू करी, ठीक है, 1 करोड़ पैसा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ इस पैसे से मैं बाय बैक करूंगी, तो इशू क्यों किया था मैंने, पहले मैं नेसेसरी बढ़ाती हूँ, मैं पहले यहीं थी पहले मैं नेसेसरी बढ़ाती हूँ ताकि पैसा आ जाए, और उस पैसे से कहती हूँ कि अब मैं इनका खरीदूंगी, तो भाई इश्यू मत करो ना, साफ साफ बोला जाता है कि सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज मत करो, मतलब सेम काइंड ऑफ से मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेफरेंस इशू किया था, इशू क्या किया था, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इशू क्या, यहां से 1 करोड़ पैसा आता है और आप रिटर्न कर रहे हो किसका, इक्विटी का, ये दोनों का डिफरेंट है तो चलेगा, ये थर्ड वाला सी वाला पॉइंट, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। आपने इक्विटी खरीदा, इक्विटी को दो दिया, कोई मतलब नहीं, कुछ बैलेंस शीट में चेंज ही नहीं हुआ आपका, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट एक बार बनाकर दिखाती हूँ, ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में आपका पेड अप कैपिटल दिख रहा है कितना, 20 करोड़, बैलेंस शीट में आपका पेड अप कैपिटल कितना दिख रहा है बच्चों, 20 करोड़, ठीक है। अब मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं 2 करोड़ इक्विटी और इशू करती हूँ, 2 करोड़ इक्विटी और इशू करती हूँ, ठीक है। और फिर कह रही हूँ कि मुझे क्या करना है, इस 2 करोड़ का यूटिलाइजेशन करना है इक्विटी को वापस देने में, तो वापस देने में तो बचा कितना, 20 था, मैंने 2 करोड़ पहले बढ़ाया, कितना हो गया मेरा,
22 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया, 22 करोड़ हो गया। फिर मैंने कहा कि 2 करोड़ पे करूंगी तो कितना हो गया 20 करोड़। तो पहले भी 20 था, अभी भी 20 था। लेकिन अगर आपने क्या किया, इक्विटी की जगह अगर आपने प्रेफरेंस के साथ ऐसा किया, मतलब लिया आपने प्रेफरेंस, दिया आपने इक्विटी को, तो ये डिफरेंस काइंड ऑफ चलेगा। किसी और इंस्ट्रूमेंट का, सिक्योरिटी का पैसा किसी और के लिए यूज करोगे, उसके प्रोसीड के लिए यूज करोगे तो चलेगा, सेम काइंड ऑफ में चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में तो कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, चलिए। अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड, ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं सोर्सेस, कंपनी को अगर अपनी खुद की सिक्योरिटीज बायबैक करना है, परचेस करना है, तो उसके कितने सोर्स है? 3। पहला सोर्स क्या है? फ्री रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तीसरा प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर। लेकिन इसमें कंडीशन लिखना जरूरी है, आपको ब्रैकेट में अलग से स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, सेम काइंड के नहीं। अगर आपने नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट मान लिया जाएगा, मैं नंबर काटूंगी। ठीक है, चलिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 68 का ये सबसेक्शन 1 है। क्या है ये? सबसेक्शन 1 है। क्या ये समझ में आया सबसेक्शन 1? चलिए अब आते हैं सबसेक्शन 2 में। आइए स्टार्ट करें सबसेक्शन 2। अब आप थोड़ा सा फील करो, तुम्हारे पास डायरेक्टर आया है, डायरेक्टर बोल रहा है कि भैया प्रमोटर्स का प्रेशर है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहता है, बायबैक करना है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि बायबैक में हम ये पैसा यूज करेंगे, वो 3 तरीके। आप फिर कंडीशंस बताओगे उन्हें कि डायरेक्टर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो तुरंत जाके सबसे पहले खुद क्या करोगे? एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। मेमोरेंडम में तो घिसी पिटी 4-5 बातें ही रहती है। ठीक है, आर्टिकल मेन होता है। आर्टिकल में क्या लिखा रहता है? कंपनी क्या क्या काम करेगी। तो आर्टिकल में अगर लिखा है कंपनी बायबैक कर सकती है तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है? बीइंग अ सीएस, आर्टिकल पढ़ो। आर्टिकल पढ़ो और उसमें देखो कि भैया बायबैक करने की ऑथराइजेशन है कि नहीं। ठीक है, अब आर्टिकल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपके कंपनीज एक्ट ने दे रखा है, उसी फॉर्मेट में अगर आपने फॉलो किया है तो बायबैक लिखा ही होगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी अपना कस्टमाइज बनाती है, तो अगर कस्टमाइज बनाया है तो थोड़ा ऊपर नीचे वो कर देते, तो इसीलिए एक बार देख लेना पक्के से। अगर आपने फॉर्मेट जो कंपनीज एक्ट ने दे रखा है वो फॉलो कर रखा है तो उसमें बायबैक का तो परमिशन आपको ऑलरेडी मिली होगी। ठीक है, चलिए। तो पहला काम बीइंग अ सीएस क्या देखोगे? आर्टिकल चेक करोगे। चेक कर लिया उसमें परमिशन है। चलिए, अब होता क्या है? लिमिट होती है। होता क्या है? लिमिट होती है। अब थोड़ा सा समझना। एक अगर मैंने आपसे पूछा, मैं हूं डायरेक्टर और तुम लोग हो मेरे सीएस, कि एक कंपनी को बायबैक करना है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है बायबैक करने की? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25। लेकिन 25% किसका? 25% किसका? चलो, बायबैक करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो मैक्सिमम लिमिट होती है 25%। एक कंपनी 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए। लेकिन ये 25% किसका? 25% है टोटल पेड अप कैपिटल। टोटल पेड अप कैपिटल से मतलब क्या है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। टोटल पेड अप लिखा ना, तो इस टोटल पेड अप में इक्विटी भी आता है और क्या आता है? प्रेफरेंस भी आता है। और एंड फ्री रिजर्व, इन दोनों को ऐड करो। मतलब कि आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि पेड अप कितना है, फ्री रिजर्व कितना है। फॉर एग्जांपल पेड अप आपका 20 करोड़ है, फ्री रिजर्व आपका 5 करोड़ है, टोटल कितना होता है? कोइंसिडेंस है, ठीक है, ये 30 लिख देती हूँ। ठीक है 35 करोड़। 35 करोड़ आपका टोटल आता है। ठीक है, अब इस 35 का क्या करोगे? 25% कैलकुलेट करोगे, इतना ही बायबैक आपको अलाउड है। ये बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, जब भी आप बायबैक करने जाओगे तो एक बार शोल्डर से पूछोगे, उन्हीं शोल्डर से पूछो जिन्हें बायबैक का ऑप्शन देने वाले हो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या कर पाओगे? नहीं। तो इन शॉर्ट आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 25%। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टर ने बोला भाई इतना ज्यादा नहीं जाना, तुम बीइंग अ सीएस अपने डायरेक्टर को क्या बोलोगे कि हम 25% तक का बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई डायरेक्टर बोल रहे इतना नहीं करना है हमें, हमें तो बस 10% तक का करना है। तो उन्होंने कहा कि भैया 10% का करना है तो भैया तुम्हें एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड मीटिंग कराओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 10% तक का आप कर सकते हो। लेकिन 10% किसका? टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। ध्यान देना क्या लिखा है? इक्विटी। और यहाँ क्या लिखा है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो 10% किसका? 10% किसका? 10% इक्विटी का प्लस कितना? फ्री रिजर्व। चलिए, मान लो एक कंपनी है, ध्यान देना। तुम हो कंपनी के सीएस, डायरेक्टर ने बोला, ठीक है, आपसे पूछू, डायरेक्टर ने बोला मुझे 9%
9% तक का करना है तो बोर्ड मीटिंग होगी कि जनरल मीटिंग होगी? बोर्ड मीटिंग होगी। हमें क्या बोर्ड मीटिंग के बाद जनरल मीटिंग करवानी है? नहीं, हमें शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 20% तक का करना है तो ऐसा लगेगा। डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस समझ रहे हो? इन शॉर्ट, अगर आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना है तो 10% तक के अंदर अंदर तक का अगर आप करवा रहे हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर 10% से ऊपर जाते हो तो सीएस को क्या करवाना पड़ेगा? जनरल मीटिंग करवानी पड़ेगी। और जनरल मीटिंग में क्या पास कराना पड़ेगा? एसआर। और 25% से ज्यादा का करवाना चाहते हो, 30%, क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इन शॉर्ट, मैक्सिमम कभी भी आप 25% से ऊपर नहीं जाओगे। उससे कम जाना है ठीक है, 20 जाना है जा सकते हो, लेकिन किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से, एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन 10% तक में तो तुम्हें इससे भी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बस ये बात याद रखना, 10% किसका? 10% किसका? 10% साफ बोलता है इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ठीक है। और 25% किसका? इक्विटी एंड प्रेफरेंस एंड फ्री रिजर्व। लेकिन एक और बात है, मान लो कंपनी को बस इक्विटी का करना है, कंपनी को बस किसका करना है? इक्विटी ओनली, प्रेफरेंस का नहीं करना है, प्रेफरेंस का नहीं करना है, तो भी इसकी लिमिट क्या है? तो भी इसकी लिमिट क्या है? 25%, ठीक है। आओ एक बार लैंग्वेज रीड करो आपकी बुक से, रीड कर रहे। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। Buyback must be authorized by the special resolution. If buyback amount is 10% or less, buyback amount क्या है? 10% और क्या है? less। लेकिन 10% किसका? ये क्या लिखा है? टोटल पेट इक्विटी, ध्यान रखना, एंड फ्री रिजर्व। 10% किसका? पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो फिर हमें एसआर की जरूरत नहीं है, तब बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ and the company is not required to pass the SR। दूसरा पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्या बोलता है? आर्टिकल में परमिशन। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? एसआर पास करना पड़ता है हमेशा, लेकिन अगर 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। लेकिन 10% किसका? टोटल इक्विटी एंड फ्री रिजर्व। चलिए सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। 25% और लेस अगर है तो एग्रीगेट क्या लिखा है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस एंड साथ में फ्री रिजर्व, ठीक है। आपको 25% क्या करना पड़ेगा? आपकी मैक्सिमम लिमिट है, आप कभी भी उससे ज्यादा नहीं कर सकते। However, in respect of the buyback of the equity shares in any financial year, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में बस आप इक्विटी को टारगेट कर रहे हो, बस आप किसको टारगेट कर रहे हो? ओनली इक्विटी, तो उसके लिए भी लिमिट कितनी है? 25% ही है। 25% किसका? टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। क्या बात समझ में आ रही है? 25% लिमिट मैक्सिमम, इक्विटी ओनली 25, ठीक है, दोनों का भी मिलाकर 25। अगर 10% से कम करना चाहते हो या 10 करना चाहते हो तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलेगा। क्लियर है? ए बी सी तीनों पॉइंट समझ में आ गए? डी पॉइंट में आ जाओ। रेशियो की बात हो रही है, डेट इक्विटी रेशियो समझते हैं क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो ओ चलो, डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है? आपका डेट और एक इक्विटी का एक रेशियो डिसाइड होता है, एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? 2:1। 2:1 इन्होंने बोला डेट कितना? 2 और इक्विटी कितना? 1। अगर आपका इक्विटी 20 करोड़ है, अगर आपका इक्विटी 20 करोड़ है तो आपकी बैलेंस शीट में डेट कितना? 40 करोड़। 40 करोड़ होगा तो चल जाएगा, आपकी कंपनी को एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डेट इक्विटी रेशियो मतलब जस्ट डबल। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो थोड़ा आपकी कंपनी को शक की नजर से देखा जाएगा, बस डबल अलाउड होता है, ठीक है। तो डेट मतलब क्या? दोनों डेट की बात होती है, सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है, ठीक है। चलिए तो यही लिखा है, बस इन्होंने इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है। रेशियो ऑफ द एग्रीगेट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व जो हमारा है, ठीक। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू इस रेशियो को बढ़ा सकती है फॉर दी सर्टेन, है ना, क्लास या क्लासेस ऑफ द कंपनी। सीजी को लगता है किसी कंपनीज के लिए मुझे ये रेशियो बढ़ा देना चाहिए तो वो बढ़ा सकती है। कितना बढ़ा सकती है? 6:1, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? लेकिन ये बताया नहीं है, वो सीजी के पास पावर दे रखी है उन्होंने, रूल्स में बताया। फिर
मैंने पहले ही आपको रूल्स बता दिए, ठीक है। ऑल दी शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। एक डायरेक्टर अगर आपको काम दे रहा है, क्या काम दे रहा है, बायबैक कराओ, पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल में ऑथराइजेशन है। दूसरा काम क्या है, बताओगे, डायरेक्टर से साथ डिस्कस करो, क्या डिस्कस करोगे, कितने परसेंट तक आपको करना है। तो कहेगा यार मैं सोच रहा हूँ 11% 12% का, तो तुम क्या कहोगे, एक काम करो, नहीं नहीं एक काम करो 10% कर लो, 10 कर लो भाई, बीआर पास कर लो, क्यों फॉर्मेलिटी में लेकर जा रहे हो। अगर 11 तक ही पहुंचे हो या तो फिर ज्यादा कर लो, 15-20 कर लो, फिर इससे अच्छा अगर इतनी मेहनत करनी ही है, समझ में आया, तो ये डिस्कस करके अपनी कंसल्टेंसी दे देना। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये बी और सी कवर हो गया, डिस्कस कर लिया। डी, बैलेंस शीट में देख लेना, बैलेंस शीट में देख लेना भैया हमारा रेशो सही है कि नहीं, ठीक है, अगर ये रेशो है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। तो पहले जाके डायरेक्टर से कूद कूद के बात नहीं करनी है, पहले अपने काम कर लेना, पहले क्या आर्टिकल देख लेना, बैलेंस शीट पहले ही देख लेना, डेट इक्विटी रेशो हमारा कितना है, और आपको ये भी देख लेना है क्या, पुराने जितने भी शेयर्स थे, तुम कह रहे हो कि बायबैक करना चाहते हो, तो बायबैक करने वाले तुम लोगों ने कहा कि मैं वापस लूंगा, तो वापस उसी से लेना जिसने पूरे पैसे दे दिए थे, क्योंकि तुम तो पूरे पैसे दोगे, किसी ने पार्टली पेडअप कर रखा है तो क्या उसे पूरा दोगे क्या, नहीं। तो जो शेयर्स फुल्ली पेडअप होंगे उन्हीं को रिटर्न करना, ठीक। चलिए फिर क्या लिखा है, बायबैक ऑफ दी शेयर्स अगर लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो भैया सेबी के जितने रूल्स रेगुलेशन है सब फॉलो कर लेना। देन एक और बात, नो ऑफर ऑफ द बायबैक इज अबव शैल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। रेकनेट मतलब होता है कैलकुलेट करना, विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग द ऑफर ऑफ द बायबैक। क्या बोल रहा है ये, वेरी गुड। अगर आपका जो बायबैक आज खत्म हुआ है, जिस दिन क्लोज हुआ है, लिखा है ना, डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ द बायबैक, जिस दिन आपका बायबैक खत्म हुआ है, प्लीज आप क्या कर लो, वहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर का प्लीज एक गैप तो देना, तब 1 साल तक आप क्या नहीं करोगे, बायबैक का ऑफर नहीं दोगे। आज मेरा बायबैक खत्म होता है, 1 साल का गैप ले लो, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसे दूसरे तरीके से बोलूं कि 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, नोटिस, जनरल मीटिंग करवा रहे थे, जनरल मीटिंग में आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके देना पड़ेगा कि भैया आ जाओ जनरल मीटिंग में, एसआर पास होने वाला है, डिटेल में बता दो, ठीक। चलो, बायबैक को कंप्लीट कर लेना, कंप्लीट करने की भी बच्चा ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर ही है। 1 ईयर कहां से, या तो बोर्ड रेजोल्यूशन से कैलकुलेट करेंगे या तो स्पेशल रेजोल्यूशन से, क्यों, क्योंकि डिपेंड ना कंपनी कितना कर रही है। चलिए, बीइंग अ सीएस आपका काम सबसे पहले क्या, प्रैक्टिकली सोचो, पहले आर्टिकल, फिर रेशो अभी मत करो, तुम अगर ये हो, तुम्हें बैलेंस शीट देख लेनी चाहिए, रेशो देख लो, और क्या करोगे, फुल्ली पेड अप हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्हीं को हमें सजेस्ट करना है। और अब डिस्कस कर लो डायरेक्टर के साथ कि सारी चीजें हैं, हम एलिजिबल हैं, जब एलिजिबल हो ना तब डिस्कस करना, पहले जाके डिस्कशन कर लिया और देखा एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इतना मत करना, ठीक है। स्टेप सीक्वेंस प्रैक्टिकली थोड़े से अलग होते हैं, ठीक। चले, फिर इन्होंने कुछ बातें भी बता के रखी हैं कि भैया बायबैक कब खत्म कर लो, जल्दी से जल्दी, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बायबैक खत्म कर लो, जब खत्म हो जाएगा तो 1 साल का गैप भी ले लो, ठीक है। तो 1 ईयर 2 बातें उन्होंने बोली है, एक 1 साल में खत्म करो, दूसरा 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। और जनरल एक बात बताई उन्होंने कि जब नोटिस भेजोगे ना तो अटैच कर लेना, क्या अटैच कर लेना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें प्रॉपर लिख देना कि मीटिंग में पास होने वाला है एसआर, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बता दो ताकि वोटिंग बस करेगा वो आकर, ठीक। यहाँ कंपनीज एक्ट की बातें खत्म। अब इन्होंने कहा भैया अब हम सेबी बताएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, सेबी के बायबैक रेगुलेशन 2018, बायबैक 2018 जो है वो एप्लीकेबल है ओनली किसमें, लिस्टेड में। अगर आप एक अनलिस्टेड हो तो उन्होंने बोला भैया आप बस कंपनीज एक्ट फॉलो करो, आपको दूसरे कोई भी एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मान लो अब एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ हो तुम, चलिए काम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट की बातें तो फॉलो करोगे, जितना जो अभी किया है वो तो करना ही करना है, प्लस आपको और एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेबी के रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन किस में लगेंगे, लिस्टेड कंपनी में। इन्होंने कहा कि ये अप्लाई करेगा कोई भी कंपनी बायबैक करेगी, आईटेक्स कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है मान लो, ठीक है, मैंने बायबैक नहीं किया, कि रेगुलेशन लगेंगे क्या, तो ये एप्लीकेबिलिटी अगर आपसे पूछ ली तो आप क्या बोलोगे कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी क्या करती है, बायबैक करेगी, तो लगेंगे ना। मैं एक लिस्टेड कंपनी हूँ, बायबैक लगेगा क्या, नहीं।
तब होगा ना जब मैं ये काम करूंगी, जब तक काम करूंगी नहीं तब तक क्यों लगेगा। तो ये लिखा है सेबी के बायबैक के रेगुलेशन तब अप्लाई होंगे जब कंपनी के शेयर्स बायबैक होंगे या कंपनी की कोई भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बायबैक होंगे। शेयर से मतलब क्या है, इन्होंने कहा इक्विटी शेयर से भी है जिसमें क्या होते हैं हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स। अगर हम शेयर्स को बायबैक करें, खरीद रहे तो हम किसी से भी खरीद सकते हैं, वो भी शेयर्स खरीद सकते हैं जिनके पास क्या है सुपीरियर वोटिंग राइट्स है, ज्यादा वोट है उनसे भी हम खरीद सकते हैं। तो हमारी शेयर की डेफिनेशन में जहां कहीं भी हम पढ़ेंगे तो दोनों की बातें हो रही है। ठीक, आ जाओ, कुछ वर्ड है कुछ डेफिनेशन है जो समझना जरूरी है। सबसे पहला टर्म बताओ क्या लिखा है, एसोसिएट। नॉर्मली जनरल लैंग्वेज, पहले जनरल सेंस में एसोसिएट क्या समझते हो, रिलेटिव, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है, ठीक है, ये होता है एक एसोसिएट जनरल। अब आ जाओ थोड़ी सी डेफिनेशन क्या बोली, डेफिनेशन यही बोल रही है कोई भी पर्सन किसी से एसोसिएटेड हम कब मानेंगे, जब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ या फिर इन कॉम्बिनेशन विद दी रिलेटिव, या तो मैं खुद डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट या तो रिलेटिव, इनडायरेक्ट मतलब रिलेटिव के थ्रू, ठीक है, क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ, एक्साइज कंट्रोल ओवर दी कंपनी। मैं अगर डायरेक्टली आईटेक्स कंपनी से, है ना, रिलेट करती हूँ कंट्रोल करती हूँ, चलो मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ आईटेक्स कंपनी को कंट्रोल कर रही हूँ, तो मैं और आईटेक्स कंपनी दोनों क्या है एसोसिएट है। अगर मैं क्या कर रही हूँ बच्चा, एक्साइज कंट्रोल ओवर दी कंपनी, ये तो डायरेक्ट हो गया। मैं अगर इनडायरेक्टली खुद और या फिर अपने रिलेटिव के साथ मिलकर, मैं और रॉकी सर मिलकर क्या कर रहे हैं आईटेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं रॉकी सर और आईटेक्स क्या हो जाएंगे एसोसिएट हो जाएंगे। ये आपको एसोसिएट की डेफिनेशन बता रहे हैं क्योंकि आगे चलकर ये बोलेंगे कि ये दोनों एसोसिएटेड है, तो समझ जाना वो किस एसोसिएशन की बात करें। दूसरा, कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉइज मतलब रक्षिता दी, ओमकार भैया, ऑफिसर डायरेक्टर इज ऑल्सो अ ऑफिसर डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हुज एम्प्लॉय, अ पर्सन हुज एम्प्लॉय, एक पर्सन है, ये पर्सन तो कोई भी हो सकता है ना, ये पर्सन कौन हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है। जहां कहीं भी पर्सन लिखा है दैट मीन्स वो इंसान की भी बात कर रहा है और एक आर्टिफिशियल बॉडी कंपनी की बात कर रहा है। मान लो ये पर्सन कंपनी है, अगर ये कंपनी है तो इस कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर डायरेक्टर इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ आईटेक्स कंपनी। मतलब कि फिर वो जो एक कंपनी है, ये वाली कंपनी और आईटेक्स कंपनी दोनों क्या है एसोसिएटेड है। दो कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, यहाँ भी डायरेक्टर है यहाँ भी, एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे एसोसिएटेड। हम कह रहे हैं कि भैया एक हमारी आईटेक्स कंपनी है और एक हमारी सीएस दुनिया कंपनी है, ये दोनों को दोनों हमारी कंपनी है, इसी के डायरेक्टर इसमें भी डायरेक्टर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस एसोसिएट क्या होता है उसको बताया। नेक्स्ट क्या लिखा है, बायबैक पीरियड। पूरे चैप्टर में हम बार बार पढ़ेंगे बायबैक पीरियड बायबैक पीरियड। तो बायबैक पीरियड हम किसे बोलते हैं, जब बायबैक चालू होगा वहां से जब वो खत्म हो जाएगा तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम पूरे उसको हम ड्यूरेशन बोल सकते हैं, पीरियड बोल सकते हैं। आ जाओ, बायबैक चालू कब होता है, जब बीआर पास होता है या फिर जब एसआर, ठीक है, क्यों बीआर और एसआर स्लैश में लिखा है, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से क्या होगा स्टार्ट होगा, और खत्म कहां से होगा, पेमेंट ऑफ कंसिडर, जिस दिन मैंने आपसे सिक्योरिटी लेके पैसा दे दिया। पूरी प्रोसेस होता क्या है, आज हम सबसे पहले रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन पास करके मैंने सारे शोल्डर से पूछा कि भैया बताओ मुझे पैसे तुम्हारे वापस करने हैं और सिक्योरिटी मुझे लेनी है, एसआर पास करो, तुम लोगों की हाँ है, ठीक है, तो अभी तुम्हारी हाँ है, तुरंत नहीं पकड़ा देंगे। ठीक, अब ओपन ऑफर दिया जाता है, सारे लोग मीटिंग में थोड़ी ना आते, बहुत सारे लोग तो नहीं आते, ठीक है, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। विंडो ओपन किए जाते कि किस किस को इस ऑफर को ऑप्ट करना है, हमें अप्लाई करो। ठीक है, साथ में भी क्या देंगे, अब देखो फिजिकल सर्टिफिकेट तो अब ऑलमोस्ट सब खत्म ही हो गए, 99% सारी चीजें खत्म हो चुकी है, सब ऑनलाइन सिस्टम में, तो ऑनलाइन सारी चीजें, तो कौन कौन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो हमें अप्लाई करेगा। फिर हम चेक करेंगे कि सही बंदे ने अप्लाई किया है कि नहीं, क्योंकि फर्जीवाड़ा दुनिया तो बहुत ही है। ठीक है, ऑनलाइन भी फर्जीवाड़े होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, तो इसे पहले क्रॉस चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। फिर जब सारी चीजें चेक हो जाती है फिर फाइनली आपको क्या किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी, तब जाके हमारा क्या होता है बायबैक खत्म होता है। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर जब वो हम पेमेंट कर देते हैं, बी आर एस आर पास करने से लेकर जब हम पूरी पेमेंट कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायबैक पीरियड। समझ में आया, अब एक बार रीड करो, देखो समझ में आ रहा है। द पीरियड बिटवीन द डेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन या फिर डेट डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द पोस्टल बैलेट ऑफ द
स्पेशल रेजोल्यूशन, एज द केस में भी, जो भी है, मतलब या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है। कहाँ से? डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन टू द शेयरहोल्डर हु हैव एक्सेप्ट द बायबैक ऑफर इज मेड, ठीक है। जब हमने पेमेंट करी तो इस पूरे को हम बायबैक ड्यूरेशन, सॉरी, पीरियड बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? इन्होंने कहा भाई देखो, कंट्रोल मतलब ना वही सेम मीनिंग जो कहाँ दे रखा है, सेबी के टेक ओवर, पढ़ेंगे ये चैप्टर, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझेंगे थोड़ा बहुत। कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो कंट्रोल की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? कंट्रोल की डेफिनेशन में आता है पॉइंट नंबर 1, क्या लिखा है? अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी है, उस कंपनी में मेरी इतनी बखत है, इतनी चलती है कि मैं क्या कर लूं, उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर मैं अपॉइंट करवाती हूँ, मतलब वो कंपनी मेरे कंट्रोल में है। मैं अगर डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही हूँ, मेजॉरिटी डायरेक्टर, कोई एक आध डायरेक्टर नहीं है, क्या लिखा है? मेजॉरिटी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही हूँ, मतलब मेरा उस कंपनी में क्या है, कंट्रोल है। या फिर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही हूँ। कैसे मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रही हूँ? मैं डिसीजंस लेती हूँ कि क्या पॉलिसीज बनेगी। अगर मैं डिसीजन ले रही हूँ कि भैया उस कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, क्या पॉलिसीज होगी, मतलब मेरा कंट्रोल है। तीसरी चीज क्या लिखा है? मैं 51% की शेयर होल्डिंग रखती हूँ। शेयर होल्डिंग ब्रैकेट में क्या लिखा है? मार्केट स्टेक इन दी टारगेट कंपनी, ठीक है। अब ये मत समझो टारगेट कंपनी नॉर्मल, जिस कंपनी की बात हो रही है उस कंपनी में मैंने 51% शेयर खरीद लिया, मतलब मेरा टारगेट था, ठीक है। तो मेरी क्या हो गई बच्चा? कंट्रोल हो गया। तो कंट्रोल की डेफिनेशन इन्होंने बोला है कि यहाँ बायबैक में हम कहेंगे कंट्रोल, तो कंट्रोल से मतलब उन्हीं 3 कंट्रोल में से है जो सेबी के टेक ओवर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पहले ही आपको शॉर्ट में बता दिया। कब कब हम मानेंगे कि कंट्रोल में है? पहला, जब मैं अपॉइंट करूंगी डायरेक्टर्स, लेकिन कौन से डायरेक्टर्स? मेजोरिटी। एक आध डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, मेजोरिटी मतलब मैंने 51% डायरेक्टर मेरे हैं चुने हुए वहां। दूसरा, पॉलिसी मैं बनाती हूँ। तीसरा, मेजोरिटी स्टेक है, शेयर होल्डिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? हम यहाँ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो आगे चल के यूज होंगी, ठीक है। क्या लिखा है? ऑड लॉट, ठीक है। अब ऑड लॉट जैसी चीजें जब से ऑनलाइन सिस्टम आ गया है खत्म हो चुका है, ये फिजिकल में होता था। अब देखो फिजिकल में कैसा होता था, फॉर एग्जाम्पल एक जमीन प्लॉट का, कभी घर वगैरह जमीन वगैरह अगर कभी देखा होगा तो ऐसे बिल्डर्स होते प्रॉपर प्लॉटिंग करते हैं। ये है 1000 स्क्वायर फुट, ठीक है। ये भी 1000 स्क्वायर फुट है, ये भी 1000 स्क्वायर फुट है, थोड़ा सा बच गया बच्चों, दिख रहा है। कभी कभार प्लॉटिंग में ऐसा होता है जमीन ना बची हुई रहती है, तो या तो हमने ये इसी को बेच दिया, बिल्डर बोलेगा ये तो बचा हुआ वेस्ट ही हो रहा है, तो एक काम कर तू ही ले ले, तू 1200 ले ले, थोड़े से और इसके पैसे दे देना, ठीक है। या फिर इतना बचा हुआ वेस्ट होता रहता है, ठीक। तो प्लॉटिंग भी हम कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है। ऐसे में शेयर सर्टिफिकेट की भी बात करूँ, शेयर्स की बात करूँ, मार्केट में जब शेयर्स बिकते हैं ना तो लॉट में बिकते हैं। मार्केट में जब शेयर्स बिकते हैं तो किस में बिकते हैं? लॉट में। व्हाट डू मीन बाय लॉट? बंच ऑफ शेयर्स, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल सब्जी की मैं अगर बात करूँ, सब्जी मार्केट में अगर आप जाते हो तो 1 kg थोड़ा सा बच जाते हो, बोलते ठीक है ये भी ले जाओ, ऐसा होता है। 2 kg, 3 kg, 4 kg, तो बिकने के लिए एक बंच होता है, जो थोड़ा बचा बुचा पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं ऑड लॉट। लॉट मतलब होता है बंच, लॉट मतलब क्या होता है? बंच, बिकने वाला बंच। मेरे पास रखे हैं शेयर्स, मेरे पास रखे हैं शेयर्स 12,250, तो बंच कितने का है? 12,250 शेयर्स रखे, बंच कितने का है भाई? 10,000 का। बाकी जो बचा हुआ जो पोर्शन है कितना? 2,250। ये बिकने में ना, बेचने में ना मुझे दिक्कत आ रही है। ये वही बचा हुआ प्लॉट है, ये वही बची हुई सब्जी है थोड़ी बहुत, तो इसे बिकने में आती है दिक्कत। मार्केट में 10,000 इजिली बिक जाएंगे, मैं स्टॉक मार्केट में बेच रही हूँ, 10,000 इजिली बिक जाएंगे, लेकिन ये 2,250 कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक है। तो अब 10,000 को मैंने क्या बोला? लॉट। 10,000 को क्या बोला? लॉट। लॉट मतलब एक नंबर ऑफ शेयर्स जो आसानी से बिक जाए, ठीक है। और बचा हुआ को हम क्या बोलते हैं? ऑड लॉट। ऑड लॉट, ठीक है। आ जाओ क्या लिखा है यहाँ पे? Odd lots मतलब क्या? Odd lot means lots of the shares and other specified security companies whose shares are listed on the recognized stock exchange, लेकिन which are smaller than such marketable lot। मार्केट में एक लॉट बिकता है, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, जैसे मैंने प्लॉट का एक साइज बोला, तो ऐसे कंपनी के शेयर्स का एक लॉट बिकता है। तो मार्केट में जो लॉट चल रहा है उस लॉट के कंपैरिजन वाइज एक छोटा सा बचा बुचा स्मॉलर है, उस लॉट के बराबर नहीं है, में स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, उससे हम ऑड लॉट बोलते हैं। बात समझ में आए? तो सिंपल लैंग्वेज में ऑड लॉट क्या है बच्चा? बचा हुआ पोर्शन जो
कंप्लीट लॉट के अंदर नहीं आ पा रहा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है, स्मॉल शेयर होल्डर, छोटा शेयर होल्डर। ये छोटे शेयर होल्डर कौन होंगे, जिनके पास एक नंबर ऑफ शेयर से कम होंगे। इन्होंने बोले भैया जिनके पास 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स नहीं है वो छोटे शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब जहां कहीं भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होगा उसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कुछ सुनी सुनी सी बातें लग रही है, इसॉप। और क्या लिखा है, एनी अदर सिक्योरिटी जो सीजी क्या कर दे, नोटिफाई कर दे। नोटिफाई कर दे मतलब सीजी और किसी शेयर्स को अगर बता देगा तो वो भी हो जाएगा। अभी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आता है इसॉप भी, और एनी अदर सिक्योरिटीज जो हमारा सीजी नोटिफिकेशन के थ्रू बता दे। एंड फाइनली क्या लिखा है, टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर एक ऑफर होता है जिसमें हम बायबैक को, टेंडर सुना आपने, क्या होता है, गवर्नमेंट के टेंडर खुलते, एग्जैक्टली होता है क्या, कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आती है गवर्नमेंट कि भैया टेंडर भरो, ऑफर करो। तो ये कह रहे हैं भैया हम आपके लिए बायबैक का टेंडर लेकर आए, मतलब बायबैक का ऑफर लेकर आए। किसके लिए लेकर आए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए लेकर आए। तो इट इज एन ऑफर, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। लेटर ऑफ द ऑफर किसको दिया जाता है, होल्डर ऑफ द शेयर्स, मतलब शेयर होल्डर को दिया जाता है। शेयर होल्डर को जो हम ऑफर दे रहे हैं उसे हम टेंडर ऑफर कहते हैं। दैट्स इट। तो ये सारे कुछ टर्म्स है फटाफट। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, एसोसिएट। एसोसिएट मतलब क्या है, जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली कंपनी से एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, बायबैक पीरियड मतलब स्टार्ट कब होगा, जब बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन खत्म कब होगा, जब डेट ऑफ कंसिडरेशन, जब पूरा पैसा दे दिया। ठीक है, तो उसे बायबैक पीरियड बोलेंगे। कंट्रोल मतलब क्या है, जो टेक ओवर में समझाया है, क्या है, मेजॉरिटी के डायरेक्टर को अपॉइंट किया, पॉलिसी वो बना रहे हैं, मेजॉरिटी स्टेक है। ठीक है, चलिए सॉरी, ऑड लॉट क्या होता है, बचा बुचा जो शेयर है जो मार्केट में बिकने में आ रही है जिसको दिक्कत। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे। कंपनी की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो किससे खरीदने वाली है। तो कंपनी कभी कभार ऑड लॉट लोगों को पकड़ती है कि ये तो आसानी से बेच देंगे क्योंकि वैसे ही नहीं बिक रहा, तो इनसे ले लो। ठीक है, थोड़ी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, कहीं और चला गया। चलो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब, ठीक है, देन टेंडर ऑफर क्या, जो शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कुछ कंडीशन, देखो कंडीशन आपको सिमिलर लगेंगी कंपनीज एक्ट जैसी। अभी हम सेबी के रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं, सेबी के रेगुलेशन काफी कुछ मिलते जुलते हैं कंपनीज एक्ट से। इन्होंने कहा भाई मैक्सिमम लिमिट बायबैक करने की कितनी है, 25%। 25% किसका, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला है कि सारे के सारे जो भी शेयर्स होंगे फुल्ली पेड अप होंगे तो ही बाय बैक करना उनका, फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बाय बैक होगा, पार्टली पेड अप का नहीं होगा। तो पहला जो पैराग्राफ उसमें 2 बातें लिखी हैं। ठीक है, चलें तीसरी बात, अच्छा ये बता रही हूँ, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड समझो। मैं और मेरी होल्डिंग कंपनी, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडी कंपनी। क्या ये होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का कंसेप्ट समझते हैं, मैं एक XYZ कंपनी हूं, मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, तो ये अपनी सिंगल बैलेंस शीट बनेगी। तो सिंगल बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन। दोनों की मिलाकर बना दी तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सिंगल। अगर मैं सब्सिडी ने अपनी सिंगल बना के रखी है तो स्टैंड अलोन, होल्डिंग ने अपनी सिंगल बना के रखी है तो स्टैंड अलोन, दोनों ने अपनी बैलेंस शीट मिक्स करके बना के रखी है। तुमने 11th-12th में कंसोलिडेशन पढ़ा होगा, कंसोलिडेशन में, अच्छा अभी पढ़ा है, सॉरी 11th-12th में नहीं था क्या, होता है ना 12th में कहीं, ICSE वाले में होता है। अच्छा, कंसोलिडेशन बैलेंस है ना, हाँ वही तो थी, वही तो, ठीक है बनाते हैं, बनाते हैं। क्या होता है, XYZ कंपनी होल्डिंग कंपनी की ऐसे पैरेलली लिखा रहता है, एसेट इनके कितने इनके कितने, तो ऐसा बस बैलेंस शीट में जोड़कर बनती, बस खत्म। उसी उसी को हम कंसोलिडेटेड बोलते हैं। हाँ, दोनों का, दोनों का, आ जाओ, हाँ हाँ बता रही। पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द बोथ, इन्होंने क्या बोल दिया, बोथ लेना है। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेशन दोनों का साथ में लेना है। ठीक है, दोनों का साथ में लेना है। ठीक है, सिंगल नहीं लेना, बोथ लिखा है मतलब दोनों का साथ में लेना है। फिर क्या लिखा है, ऑल दी शेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से समझ गए, इसॉब इसॉब सब जो सीजी नोटिफाई कर दे फुल्ली पेड अप ही होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात 25%, अगर इक्विटी का ही बस प्लान कर रहे हो, पढ़ा था वहां पर, सिंगल इक्विटी का प्लान कर रहे हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में 25% से ज्यादा नहीं। सेम रेशियो वाली बात, एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो का 2:1, क्लियर है। चलिए 4th पॉइंट तक क्लियर है।
अगर यहाँ तक क्लैरिटी है तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, बढ़ू आगे। चलिए, इन्होंने कहा लेस देन और इक्वल टू 2:1 होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा होगा तो क्या आप एलिजिबल हो, क्या नहीं हो। आपको सीधा रिकमेंडेशन करना है, भैया कंपनी का डेट ज्यादा हो गया तो अब आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक। तो लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए 2:1 के। अब ये कैसे देखा जाएगा, बोथ बोथ देखा जाएगा, क्या वही स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट दोनों को इकट्ठा कर साथ में 25% देखा जाएगा। लेकिन सीजी चाहे तो हायर रेशो कर सकती है, ये सीजी कंपनीज एक्ट में रूल्स में हायर रेशो बता देगी, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा। कितना था हायर, अगर जाएगा तो 6:1 तक भी जा सकता है, ठीक है। और जो हायर वो बताएगी वही प्रिवेल करेगा, आपको वही मानना पड़ेगा। पहला ए पॉइंट सेम कॉपी पेस्ट जो हमने वहां पे पढ़ा था, क्लियर है। अब आ जाओ जो समझना है, क्या लिखा है, लेस देन एंड इक्वल 2:1 बोथ स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, यहां तक तो चीजें ठीक है। अब यहां से समझो, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे होंगे 2:1 की, 2:1 का जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम एक्सक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सब्सिडीज दैट आर, क्या लिखा है, एनबीएफसी, बोल सकती हूँ, एंड क्या लिखा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। समझना, हो सकता है मेरी बहुत सारी सब्सिडीज हो। इन्होंने कहा कि जब आप ये स्टैंड लोन कंसोलिडेशन दोनों साथ में देख रहे होंगे, ठीक, तो प्लीज आप क्या करना, दोनों आप क्या करना, अपनी सब्सिडीज में से इनको हटा देना। अगर आपकी सब्सिडी में कौन आता है, एनबीएफसी कंपनीज आती है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आती है, उनको हटा दो। फिर आपको कैलकुलेट करना है 25% की लिमिट। इस पे ये 25% की लिमिट नहीं लग रही, यहां तक चीजें क्लियर है। क्योंकि ये रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। एनबीएफसी कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई। हाउसिंग फाइनेंस कौन कर रहा है, हाउसिंग फाइनेंस बैंक अलग से करता है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। पहला यहां से यहां तक चीजें क्लियर है। जब आप ये 25% की कैलकुलेशन करेंगे तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस को हटा देना, ठीक। कंटिन्यू, बायबैक ऑफ द सिक्योरिटी शेल बी परमिटेड ओनली इफ एक्सक्लूडेड, जो सब्सिडी है, जो ये अभी एक्सक्लूड करी हमने सब्सिडी, किस किस को एक्सक्लूड किया, एनबीएफसी को और हाउसिंग फाइनेंस को। एक्सक्लूड सब्सिडी हैव देयर रेशियो एग्रीगेट नॉट मोर देन, इनके लिए क्या बोल दिया, इनके लिए एक अलग से रेशियो, वो रेशियो क्या है, 6:1। इनका रेशियो ज्यादा है, ये ज्यादा डेट ले सकती है, इनका काम ही बच्चा थोड़ा डेट से रिलेटेड है, तो इसीलिए बात समझ में आ गई। तो आ जाओ पूरा का पूरा वापस से। हमने पढ़ा सेबी की कंडीशन, स्टार्टिंग की काफी चीजें कंपनीज एक्ट जैसी थी। जैसे पहली वाली बात क्या है, मैक्सिमम लिमिट 25%, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फुल्ली पेड अप ही होगा, इक्विटी का भी सिंगल करे तो भी 25%। डेट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है, उससे ऊपर जाओगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर उन्होंने बोला कि हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो स्टैंड अलोन और बैलेंस शीट जो हमारा कंसोलिडेशन सबका मिलकर करते हैं, और सीजी चाहे तो इस 2:1 रेशियो को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। मैंने आपको पहले बता दिया कितना बढ़ा सकती है, 6:1। फिर नीचे उन्होंने बढ़ा भी दिया कुछ को लेकर, वो कुछ को लेकर बढ़ा दिया, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस को क्या बोल दिया कि भैया इनके लिए 6:1 है। जब इनकी 2:1 की जब रेशियो कैलकुलेट होगा तो इन्हें अलग कर दो, क्योंकि इनके लिए एक अलग से रेशियो डिसाइडेड है। बात समझ में आ गई, पक्का पक्का, इतनी छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। उनको 6:1 अलाउड, हाँ, मतलब हाँ बाय बैक कर सकते, 7:1 नहीं कर सकते, एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट भी मना करता है, ये भी, हाँ नहीं सब। देखो अब इन्होंने क्या बोला कि आपकी बहुत सारी सब्सिडी, हाँ नहीं नहीं रुको रुको, ये XYZ कंपनी है, ठीक है। इसकी सब्सिडी ए है, बी है, सॉरी सी है, ठीक है। जब हमने देखा, जब इसकी बी कौन है, एक एनबीएफसी है, और ये सी क्या है, हाउसिंग फाइनेंस, तो ये कह रहे सब्सिडीज को अलग करो, इनके लिए रेशियो अलग है। समझ में आया, चलो यहां तक चीजें क्लियर है। कुछ एडिशनल चीजें, क्या लिखा है, एडिशनल कंडीशन फॉर द बायबैक, पहले एक बार इसको गो थ्रू करो फटाफट, क्लियर है बच्चा। अब एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, देखो ये कंपनीज एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट तो खत्म हो गया था। फटाफट कंपनीज एक्ट में क्या क्या था, पहला, छोड़ो ये सब, तुम प्रैक्टिकली सोचो, पहले क्या देखना, आर्टिकल, फिर क्या देखना, बैलेंस शीट में क्या देखोगे, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, और फुल्ली पेड अप। डायरेक्टर से बात कर लो, क्या कर लोगे, कंसल्टेंसी देना 10%, 25% मैक्सिमम इतना होता है, दे दिया, अब क्या करोगे, आगे की बातें, इसी में बोर्ड और एसआर आपने पास करवा दिया। देन इसके बाद आप बोलोगे ना कि भैया 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है, 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है फिर से करूंगा मैं, तो बोलना देखो एक बार में अभी कर लो,
क्योंकि एक बार ये खत्म हुआ तो 1 साल का गैप फिर नेक्स्ट तीसरे साल करना पड़ेगा, तो एक बार में अभी कर लो। तो ये सारी कंसल्टेंसी आप प्रोवाइड कर देना। बात समझ में आ गई? चलो, सेबी बोलता है भैया कुछ एक्स्ट्रा बातें, आइए एक्स्ट्रा बातें क्या? अलाउड नहीं है, नो बायबैक। हम आपको बायबैक करने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? आपका प्लान क्या है? डीलिस्टिंग करने का। तो भाई तुम डीलिस्टिंग कर रहे हो तो नहीं होता क्या है, अभी डीलिस्टिंग एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लिस्टिंग भी पढ़ेंगे, डीलिस्टिंग भी पढ़ेंगे। डीलिस्टिंग में होता क्या है समझो। डीलिस्टिंग में होता है कि हमारी कंपनी में आपने पैसा लगाया, हम लिस्टेड थे, आज हमारा प्लान हो रहा है कि हम डीलिस्ट हो रहे, ठीक? तो तुमने तो लिस्ट समझ कर रखा था पैसा हम पे, डीलिस्ट में आप चाहोगे कि हमें हमारा पैसा निकाल के दो। सेबी साफ साफ बोलती है कि जो कंपनी डीलिस्ट करेगी तो तुम्हें एग्जिट रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जिट रूट। व्हाट डू मीन बाय एग्जिट रूट? बाहर चले जाओ, हम ऑप्शन दे रहे, जिनको अपना पैसा लेना है ले लो। तो तुम लोग आके हमारा पैसा ले लोगे। जब आपका प्लान क्या है? डीलिस्ट करने का, डीलिस्ट में वैसे ही आप एग्जिट रूट देने ही वाले हो, तो अभी बाय बाय क्यों कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? वापस, आज हम बायबैक करने का सोच रहे हो और आगे आने वाले कुछ टाइम पे हम डीलिस्ट करने का भी सोच रहे हो, तो कह रहे हैं कि अगर आपकी डीलिस्टिंग का ही ऑलरेडी प्लान चल रहा है तो बायबैक करने हम आपको नहीं देंगे। क्योंकि डीलिस्टिंग में भी आप वही करोगे। डीलिस्टिंग में क्या करोगे? आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा, और बायबैक में भी क्या कर रहे हैं? आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा। अ कंपनी शेल नॉट बाय बैक इट शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एज डीलिस्ट शेयर और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपकी प्लानिंग है स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने की तो बायबैक मत करो, ये एडिशनल काम है। हाँ, ये मैंने कहा। डीलिस्ट में वापस क्यों दिया जाता है, वापस से समझा रही हूँ। आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया था ये सोच के कि लिस्टिंग है, क्योंकि लिस्टिंग को आप इजीली बेच सकते हो ना, कल को अगर निकालना हो पैसा। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, सारे शेयर होल्डर मैं अनाउंस कर रही हूँ, आज मैंने अनाउंसमेंट कर दी मैं डिलीट करना चाहती हूँ। बहुत सारे शेयर होल्डर ने हल्ला मचा दिया कि नहीं 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 नहीं, आप नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो कर रही हूँ, ठीक है। फिर एसआर वैसार पास किया, बहुत लोगों ने हाँ बोल दिया, 25% तो ना बोल रहे हैं ना, उन 25% को मैं क्या कर दूंगी, उनका पैसा वापस कर दूंगी। अगर वो चाहते हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि हम आपका पैसा वापस कर दे, वो अगर हाँ बोलते हैं तो दे दिया जाएगा। तो हम बायबैक में भी क्या कर रहे हैं? पैसा ही वापस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दो दो बार क्यों एग्जिट रूट दे रहे हो, बार बार एक बार में एक ही काम करो, पहले अच्छे से डिलीट कर दो, डिलीट हो जाओ, फिर उसके बाद जब आप एक प्राइवेट कंपनी बन गए तो भी तो बायबैक कर सकते हो ना। कैसे करोगे? कंपनी एक्ट की फॉलो करो, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी डीलिस्टिंग की प्रोसेस में हो तो हम आपको बायबैक करने देंगे नहीं। एक बार में एक काम खत्म करो फिर दूसरे में आओ। नेक्स्ट, एनी ऑफ द थ्रू, क्या लिखा है? नॉट बायबैक शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम एनी पर्सन। आप किसी भी पर्सन से क्या कर रहे हो? नेगोशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन? डील्स कर रहे हो। मतलब जो हम बार्गेनिंग करते हैं ना सब्जी वाले से, उसने बोला 12 रुपए किलो, हमने कहा नहीं नहीं 12 नहीं कर भाई, 10 कर दे, है ना, 8 कर दे, 5 कर दे। तो ये कह रहे भैया नेगोशिएशन नहीं चलेगा ऑन और ऑफ मार्केट। चाहे आप स्टॉक मार्केट में हो फिक्स चलता है, चाहे आपका ऑफ मार्केट हो, आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज भी आप बेच रहे हो, थ्रू स्पॉट ट्रांजेक्शन, थ्रू एनी प्राइवेट अरेंजमेंट, आपने किसी के साथ पर्सनल जुगाड़ कर लिया, भाई तो इतने में खरीद ले। इन्होंने कहा बायबैक करते वक्त ये सारी चीजें नहीं चलेगी। अ कंपनी शेल नॉट बाय बैक इट शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएशन। आपको स्टॉक मार्केट में ही बेचना है और फिक्स रूल्स रेगुलेशंस में बेचना है, कोई बार्गनिंग वार्गनिंग नहीं चलेगी। मतलब कि अगर मुझे तान्या से खरीदना है, देवांश से खरीदना है, या फिर मुझे किसी भी बच्चे से खरीदना है तो फिक्स रेट चलेगा। तान्या अलग से आके मुझे नहीं बोलती दीदी थोड़ा सा कम कर लो, ये सब नहीं चलेगा। तो नेगोशिएशन अलाउड नहीं है। क्लियर है बच्चा? चले नेक्स्ट। अ कंपनी, क्या करो भाई, छोड़ दूंगी बस, क्यों टेंशन ले रहे हो। कंपनी शैल नॉट मेक बाय बैक, ये तो सेम है, रिपीट। चलो ठीक है, उठा लेना, कोई बात नहीं। ये वाला पॉइंट रीड करो तुम लोग। तान्या, ये वाला पॉइंट रीड कर, नेक्स्ट मत देख बाहर। एनी अ कंपनी, क्या लिखा है? ये तो रिपीट है, क्या है बताओ। 1 year reckoning फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड, ठीक है। फिर क्या लिखा है? कंपनी नॉट बायबैक अनलेस क्या ना कर ले। हाँ बेटा, कौन सा? ये लास्ट वाले पॉइंट की बात करें, पढ़ो पढ़ो एक बार, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। A company shall not allow buyback of its share unless the consequence reduction of the share capital is effect.
वही सेम काइंड ऑफ वाले शेयर्स, ठीक है। चलो, रिड्यूस होगा तभी तो कोई मतलब है। इक्विटी खरीदा, इक्विटी दे दिया, अलाउड ही नहीं करेंगे तुम्हें, ठीक। अब ये है आपका अच्छा खासा सुनहरा एग्जाम्पल, आओ देखें। इससे पहले मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हाँ जी, बोलो जी। हाँ, बताना पड़ता है, डीलिस्टिंग की भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हाँ, तो फिर डीलिस्टिंग करने नहीं देंगे। हम्म, दोनों में से कोई एक ही है ना। अगर आप सोच रहे हो डीलिस्ट कर रहे हो तो बाय बैक करने नहीं देंगे, अगर तुम बाय बैक कर रहे हो तो डीलिस्टिंग। अभी हम ड्यूरेशन होता है इसका प्रॉपर, ठीक है। ड्यूरेशन 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, किसी जनरल 6 होता है, एक्सेप्शनल 1 साल भी होते हैं। अभी डीलिस्टिंग का भी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम यही कहानी पढ़ेंगे। उसमें भी लिखा है कि भाई आपको डीलिस्ट नहीं होने देंगे, क्यों? क्योंकि आप बाय बैक कर रहे हो, ठीक है। तो उसके आसपास हम कुछ करने देंगे ही नहीं। चलिए, आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन है, दिख रहा है? क्वेश्चन पहले रीड करो, मुझे पहले ये बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले ये बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। समझो मेरी बात, जब भी ऐसे केसेस आते हैं ना, आपको सबसे पहले क्या करना है? ऊपर से पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, पूरी शिद्दत से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा नीचे जाना कि भाई नीचे के एंड में क्या लिखा है, चाहे वो किसी भी टाइप का कैसा भी बड़ा लेंदी पैराग्राफ हो, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ? मैक्सिमम क्वांटम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर डिटरमाइन। आपको सीधे से कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी तक का बायबैक हो जाएगा, खत्म। क्या लिखा है? विद दी शोल्डर अप्रूवल। शोल्डर की अप्रूवल से मैक्सिमम कितना बायबैक हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 25। मान लो इस क्वेश्चन को मैं चेंज करती कि क्वांटम ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर विद द बोर्ड अप्रूवल। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम हैं बच्चे, बिल्कुल नालायक बच्चे। हम बस देखते क्वांटम है, क्वांटिटी बताना, हाँ तो हमें तो 25% पता है। पूरा क्वेश्चन रीड करो, ये किसका क्वांटम पूछ रहा है? शोल्डर अप्रूवल लिखा है, क्योंकि शोल्डर अप्रूवल लिखा है तो क्लिक है 25। बोर्ड अप्रूवल लिखा होगा तो क्लिक होना चाहिए 10%। क्वेश्चन कंप्लीट रीड करो, पहली बात तो ये, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन पूरा ऊपर से रीड करेंगे क्योंकि तुम्हें पता चल गया ना। ये बोल रहा है भैया एक कंपनी है, कंसीडर कर रही है बाय बैक इट शेयर विदाउट यूजिंग एनी प्रोसीड। क्या बोला? विदाउट यूजिंग प्रोसीड। तुम्हें मालूम है 3 तरीके के सोर्स होते हैं। क्या सोर्स है? फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर्स, अदर्स पे द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीमियम लिमिटेड नीचे दे रखा है। आ जाओ, ये एसेट लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल दे रखा है, फ्री रिजर्व दे रखा है, सिक्योर अनसिक्योर दे रखा है। अब 25% किसका कैलकुलेट करते थे, बताओ? यही था। 25% किसका? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है? सीधा इन्होंने अगर शेयर कैपिटल बोल रखा है मतलब यही है पेड अप, फुल्ली पेड भी बोल दिया इन्होंने पूरा, ठीक है। तो भाई हम क्या लेंगे, ये और प्लस ये 10 + 5 15। ये क्या लिखा है इन्होंने? इक्विटी का 10% 25 कर लिया, और यहां बता रही, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? 25% 3750 ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने बोला है बायबैक, अगर इक्विटी का बस प्लान कर रहे हो, ओनली इक्विटी का करेंगे तो कितने का करेंगे? फ्री रिजर्व नहीं है ना, ठीक है। तब हम बस क्या करेंगे? 25% ऑफ 10,000। वापस आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये क्या था? इनकेस कंपनी प्लान कर रही है बस इक्विटी शेयर्स का ही लेने का, ओनली इक्विटी शेयर्स, तो 25% किसका लेते हैं? टोटल इक्विटी का। ये याद रखना, ये भूल जाते हो। वापस आओ, आपकी बुक में अगर मैं आपको रीड कराऊं तो आपकी बुक में साफ साफ ये वाली लाइन की बात हो रही है। कौन सी वाली लाइन? ये हावेवर से। However, in respect of the buyback equity share in any financial year, तो 25% in this clause shall be constructed। 25% लेकिन किसका? टोटल पेड अप ओनली इक्विटी कैपिटल का। ये मत भूलना, क्लियर है? हाँ हाँ, तो बस इक्विटी ही लेना है, प्रेफरेंस मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन बस अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि शेयरहोल्डर की अप्रूवल, अब इन्होंने क्लियर नहीं किया। शेयरहोल्डर की अप्रूवल 25% तो है, तो 25% किसकी है? तो इन्होंने बोला 25% सिंगल इक्विटी की बता दी, और 25% किसकी बता दी? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस फ्री रिजर्व सबका बता दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो हम इसे इक्विटी ही मानकर चलेंगे। और क्वांटिटी भी इन्होंने शेयर होल्डर की भी कौन सी वाली बोली, इसलिए इन्होंने दोनों बता दी। बात समझ में आ गई? पक्का? डन 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 डन। अब आपकी बुक वाला क्वेश्चन देखेंगे, आओ।
बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये। इक्विटी देखो लिखा है इन्होंने, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख है, ठीक है। प्रेफरेंस दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, ठीक है। इक्विटी काम का है कि नहीं है, ये प्रेफरेंस काम का है कि नहीं है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस तो था, ठीक है। और डिबेंचर डिपेंड है, नहीं है काम का, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, बस यही पूछा है, मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल दैट कैन बी ब्रॉट बैक। मतलब इन नंबर्स भी बताना है और टर्म्स भी बताना है। इन शॉर्ट इन्होंने लिखा है ना, ये 10 रुपए का एक है और ये 6 लाख है, तो नंबर ऑफ शेयर से निकाल लोगे क्या, निकालोगे तो 10 से बस डिवाइड कर देना, आ जाओ। तो मैक्सिमम इक्विटी कितना आएगा भाई, हमारा काम का क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में इक्विटी पूछा है, क्वेश्चन में बस इक्विटी पूछा है, प्रेफरेंस नहीं पूछा है, तो अब ये भी हमारा काम का नहीं है, प्रेफरेंस भी अब हमारा काम का नहीं है। तो मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी, हमने सीधा 6 लाख का 25 निकाला, लेकिन उन्होंने नंबर्स भी पूछा था, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि 15,000 इक्विटी। तो अब क्वेश्चन में होगा क्या, हम लोग पूरा रीड नहीं करेंगे और बस ये वाला ये कैलकुलेशन करके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 5 मार्क्स का, तो मैं सीधा 2.5 नंबर दे दूंगी, क्योंकि तुमने आधा तो पढ़ा ही नहीं, भले ही छोटी सी चीज थी, बस 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो क्या दीदी इसके आधे नंबर काट लोगे, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई है, जहां क्वेश्चन में 2 चीजें होती है तो दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। कभी कभार जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जनरल रूल क्या होता है, अगर 2 चीजें पूछी है तो उसको सीधे से हाफ करो, 50% 50% करो, ये 2.5 का है और ये 2.5 का, तो सीधा 2.5 में से 2.5 तो पूरा मिल गए, ये तुम्हारा खा गया और 2.5 गए। बात समझ में आ रही है, भले वो छोटी सी चीज हो, 10 से ही बस डिवाइड करनी थी, बन जाएगा। रीड करो जल्दी से इलस्ट्रेशन। मैं वही कह रही हूँ, आ जाओ एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइनेंशियल डेटा ऑफ द लिस्टेड कंपनी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, ऑथराइज इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज कितना है, 10 करोड़, ठीक है। सीधा मैंने क्या बोला, पहले तो क्या जाने का, नीचे जाओ, खत्म। यूर एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल, कुछ एक प्रपोजल रखा है, तुम्हें ये देखना है कि सेबी के अकॉर्डिंग वो है कि नहीं, यही है, वैलिड है कि नहीं। ऊपर अब क्वेश्चन, ऑथराइज कितना है, 10 करोड़ का, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है, 5 करोड़ का, जनरल रिजर्व कितना है, 3 करोड़ का, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना है, 2 करोड़ का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास रेजोल्यूशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर टू द एक्सटेंड ऑफ द 9%। हमने सीधा देखा 9% है, सही तो बोल रहा है, 9% ऑफ द कंपनी पेड अप कैपिटल, और क्या लिखा है, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ठीक। अब क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि ये जो 9% वाली बात है वो वैलिड है कि नहीं, बताओ है कि नहीं वैलिड, क्यों वैलिड नहीं है। वहां हमने क्या पढ़ा था, प्रोविजन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मतलब क्या, बोर्ड मीटिंग में बैठकर यहां बैठकर रेजोल्यूशन पास करोगे। साफ साफ इतनी छोटी सी चीज जो हम खा जाते हैं, ये यही होती है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आओ रीड करें क्या लिखा है। रेगुलेशन बोलता है कंपनी शेल नॉट ऑथराइज बाय बैक, ठीक है, दिस इज टेंडर अनलेस दे एसआर पास ना करे, ठीक है। हाउएवर स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड अगर आप 10% से कम जाते हो, यही सेम बातें लिखी, ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस क्या, रेजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग इन द गिवन केस। जो मैंने अभी आपकी कॉपी चेक करी ना बच्चों, उसमें मुझे ज्यादातर बच्चों में यही दिखता है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने क्या लिखा है कि भाई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, मीटिंग में ही होना चाहिए था, बोला ना, तो इन्होंने बोला ना इन द गिवन केस, ये सब आप खा जाते हो भूल जाते हो। कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन से कनेक्ट करो ना, इन द गिवन केस एक्स वाई जेड ने ये किया वो किया, ऐसे बोलो, बस इतना ही बोलना है, क्वेश्चन से कनेक्टिविटी आ जाएगी। इसी के मैंने नंबर भी काटे एक एक, ठीक है। इन द गिवन केस द कंपनी डिजायर्स टू बाय बैक शेयर्स 9% फ्री रिजर्व, ठीक है, पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू द सर्कुलेशन, जो कि एकदम गलत है। हाउएवर द अबव रेजोल्यूशन बोर्ड पास द मीटिंग नॉट थ्रू द सर्कुलेशन, इस तरीके से कंक्लूड करना चाहिए। कितने बच्चे ने बोला था कि वैलिड नहीं है, बस आस्ते, लेकिन ये सब नहीं चलेगा है ना लिख दिया जो लिख दिया, ठीक है। चल समझ में आया बच्चों, तो चलो आज की सभा समाप्त करें, ठीक है।